नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मेवाड़ा। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया संवाद। विविध पहलुओं पर रखे अपने विचार। जल संरक्षण के लिए किया प्रेरित। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 48वीं राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का हुआ समापन। राज्यपाल ने पुलिस के संवेदनशील व्यवहार की बताई जरूरत। और शहीद शंकर लाल पटेल का राजकीय सम्मान के साथ गृहग्राम में हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के समारोह में देश भर की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही अमृत सरोवर पहल का शुभारंभ भी किया। बदल रहे हैं हालात, बदल रहा है जम्मू कश्मीर। विकास को नए पंख लगे हैं, हौसलों को मिल रही है नई उड़ान। मजबूत होती पंचायत इकाइयां लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत कर रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर यात्रा पर पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश लोकतंत्र के पन्ने पर नई इबारत लिख रहा है। मौका इसलिए भी खास था क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती से पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े बदलाव का प्रतीक बताया। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। केंद्र के लगभग 250 कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। विकास की रफ्तार को रविवार को तब और गति मिली जब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 3,100 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का और विस्तार करते हुए 108 केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पल्ली पंचायत में 500 किलोवाट के एक सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ये सौर ऊर्जा संयंत्र पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रत्ने और क्वार पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर लगभग 5,300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की रत्ने पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जल निकायों के कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक नई पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से महिलाओं, दलितों और वाल्मीकि समाज के लोगों को उनके अधिकार और पहचान मिले हैं। जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता था, उन्हें अब आरक्षण मिल रहा है और बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार पाने वाली पंचायतों को
पुरस्कार राशि भी जारी की। विकास परियोजनाओं की सौगात के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सीधे उछाल हो गया 5,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक कैपेक्स बजट का, और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत ही ज्यादा तरक्की होगी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं इस चीज से। कश्मीर के बारे में बोल रहा था, उसका तो ज्यादा ही खुशी है हम लोगों को। हम कश्मीर से आए उसको यहाँ देखने के लिए। Union territory is facing electric curtailment, so the announcements and inaugurations and foundations of various electric, hydroelectric projects, the things were very accurate. प्रधानमंत्री की यात्रा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा संदेश था कि दूरियां चाहे भौगोलिक हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की कमी की हो, इनको दूर करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रमा त्यागी के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों से विविध मुद्दों पर संवाद किया। पीएम मोदी ने खास तौर पर जल संरक्षण, संग्रहालय और यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट पर बात की। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि वे गर्मी की छुट्टियों में अपने नजदीकी म्यूजियम को देखने जरूर जाएं। उन्होंने भीम यूपीआई पेमेंट के बढ़ते चलन का जिक्र करते हुए कहा कि अब पिछले कुछ महीने में यूपीआई पेमेंट 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि बढ़ती हुई गर्मी के बीच हमें जल संकट वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी बचाने का संकल्प लेना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जल संरक्षण के लिए 75 अमृत सरोवर देश के अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने हाल के दिनों में हुई परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि तब छात्रों ने गणित विषय को लेकर अपनी परेशानी बताई थी। उन्हें गणित को लेकर यह जानना चाहिए कि भारत ने जीरो से लेकर ब्रह्मांड तक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे वैज्ञानिकों ने शून्य का आविष्कार करने से लेकर इन्फिनिटी तक का आविष्कार किया है। वेदों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ संख्या की गणना बिलियन ट्रिलियन से बहुत आगे तक जाती है। संस्कृत में एक श्लोक का उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें शून्य से लेकर शंख तक ही नहीं 10 के पावर 62 तक की गणना के बारे में बताया गया है। पीएम मोदी ने ईद, अक्षय तृतीया आदि त्योहारों और उनकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने पर जोर दिया। उन्होंने कोरोना को लेकर लोगों से अधिक सतर्कता बरतने की अपेक्षा रखी। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। साथियों, इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आत्म केंद्रित आधुनिक जीवन शैली में वैवाहिक संबंधों में परिचय सम्मेलनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आदिवासी सेवा भोपाल मंडल द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी सेवा मंडल वैवाहिक संबंधों के समन्वय में शिक्षकों का सहयोग लें। उन्होंने कहा कि हर गांव में पढ़े लिखे भाई बहनों को चिन्हित करें जो वैवाहिक संबंधों की पहल पर वैवाहिक गठबंधनों में परिवार का सहयोग करें।
राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक जीवन में परिवार महत्वपूर्ण संस्था है। सफल पारिवारिक जीवन का आधार दीर्घजीवी वैवाहिक जीवन होता है, इसीलिए विवाह संबंधों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। विवाह के पूर्ण गंभीरता से सभी आयामों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। में सामाजिक संगठनों की क्रियाशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेवारी है कि समाज में सामूहिकता से सहयोग, सामंजस्य और उदारवादी भावनाओं के विकास में सहयोगी हो। जानकर प्रसन्नता हुई कि आदिवासी सेवा मंडल भोपाल पिछले 16 वर्षों से निरंतर आदिवासी युवक युवती परिचय सम्मेलन, विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था और रोजगार प्रयासों से पीड़ित लोगों का विधिक सहयोग कर रहा है। बहन जी यहाँ जब भी सभी संगठन की बात कर रही थी तब कभी भी मैं सुनता रहा। विगत 2 वर्षों के कोरोना काल के दौरान संस्था द्वारा जरूरतमंदों को भोजन, राशन, वस्त्र, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि वितरण भी आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न प्रदेशों के 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल पटेल ने कहा कि पुलिसिंग को बदलते वक्त के अनुरूप रिएक्टिव से प्रीडिटेक्टिव बनना होगा। पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने और जनता को समाज विरोधी तत्वों से बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुलिस का व्यवहार संवेदनशील, कार्य का भाव एवं भावनाएं मदद और भरोसा प्राप्त करने की होनी चाहिए। इस दौरान महानिदेशक पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बालाजी श्रीवास्तव ने संगोष्ठी के विभिन्न सत्रों में हुई कार्रवाई का विवरण दिया। समापन कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अभी जो यहाँ बताया गया कि 90 जितने डेलीगेट 2 दिन से कई मुद्दों पर 6 जितने सत्र हुए और कई बात सक्षमता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए। विकास के लिए सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा के लिए पुलिस। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए शंकर प्रसाद पटेल का रविवार को उनके गृह ग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में जिला वासियों ने अपनी माटी के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। शहीद शंकर लाल पटेल की अंतिम यात्रा में मंत्री राम खेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह शामिल हुए और शहीद की अर्थी को कंधा दिया। वहीं शहीद की पत्नी ने जब शंकर लाल जी पटेल को आखिरी बार विदाई दी तो वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सतना की माटी के लाल शंकर लाल पटेल विगत दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। शहीद की पार्थिव देह पूरे सैनिक सम्मान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से जबलपुर लाई गई, जहां से वह सुसज्जित वाहन के माध्यम से नौगावा लाया गया। सड़क मार्ग पर जगह जगह अमर शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा और पुष्पांजलि अर्पित की गई। अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा और श्रद्धा सुमन अर्पित करने सतना जिले की सीमा में 4 स्थानों पर झुकेही बाईपास, सभागंज बाईपास, पाला बाईपास, अमरदला बस्ती अंदर से प्रवेश मार्ग पर हजारों की तादाद में उपस्थित ग्रामीणों ने अमर शहीद के वाहन पर पुष्प वर्षा कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया संवाद। विविध पहलुओं पर रखे अपने विचार, जल संरक्षण के लिए किया प्रेरित। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 48वीं राष्ट्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का हुआ समापन। राज्यपाल ने पुलिस के संवेदनशील व्यवहार की बताई जरूरत।
और शहीद शंकरलाल पटेल का राजकीय सम्मान के साथ गृहग्राम में हुआ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री ने शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की घोषणा की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सकारात्मक खबरों का खास कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, गुड न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सप्ताह की शुरुआत अगर सकारात्मक, प्रेरणादायक, उत्साहित कर देने वाली खबरों से हो तो आम दर्शकों का हौसला बढ़ता है। आम जनमानस सकारात्मकता की ओर उन्मुख होते हैं। ऐसी ही कुछ सकारात्मक, प्रेरणादायी खबरों का पिटारा लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमारे आज के इस अंक में बात होगी सतना के 3 दोस्तों की, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाकर इसे मुनाफे का व्यवसाय बना लिया है। वैज्ञानिक तरीके से खेती कर इन दोस्तों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहीं बात होगी ग्वालियर के स्टार्टअप उद्यमियों की, जिन्होंने अपने प्रयासों से एक सफल व्यवसाय स्थापित किया है। इसके साथ ही बात होगी चंबल अंचल के मोरेना जिले में बागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम की। शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। सतना के 3 दोस्तों ने जैविक खेती को अपनाकर खेती को मुनाफे का धंधा बना लिया है। बचपन से एक साथ खेले कूदे पढ़े ये 3 दोस्त अब वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। सतना के 3 दोस्त अभिनव, हिमांशु और संजय जैविक खेती कर रहे हैं। स्कूल टाइम से दोस्त रहे ये तीनों साथी अब खेती भी मिलकर कर रहे हैं। सतना के बिरसिंहपुर में इन दोस्तों ने कामधेनु कृषक एवं लोक कल्याण समिति बनाई और जैविक खेती शुरू की। उनके खेत को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक सेक्टर में जहां खाद बनाने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट गौशाला बनाई गई है, तो वहीं बाकी 3 हिस्सों में विभिन्न किस्म की फसलें बोई गई हैं। उनके 4 एकड़ के खेत में हल्दी, प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, धनिया, मेथी, अरहर, पपीता और सीताफल लगाए गए हैं। जैविक खेती में चुनौतियां हैं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से रसायन युक्त हो चुका है। और रसायन जो है वो इतना खतरनाक है आज की डेट में हमारे जीवन के लिए कि उसका आप परिणाम आजकल देख ही रहे हैं। तो जैविक खेती में सबसे पहले तो खर्चा वैसे तो कम आता है रसायन के मुकाबले, लेकिन उसमें समय लगता है। एक ही दिन में अपना खेत जो है जैविक नहीं हो सकता है, उसके लिए समय लगता है। 1 से 2 साल 3 साल में उसके अच्छे परिणाम आने लगते हैं। ये तीनों दोस्त अपने अपने नौकरी से इतर जैविक खेती कर रहे हैं। संजय शर्मा जहां रेलवे में मैनेजर हैं, तो अभिनव सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL में SDO हैं। वहीं हिमांशु मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान खाली समय में तीनों दोस्तों ने जैविक खेती करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र मझगांव से सलाह मशविरा लिया और फिर इंटरनेट की मदद से जैविक खेती की बारीकियां सीखी। 3 मित्रों ने इसकी शुरुआत की। तीनों बेसिकली हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं। 2 मित्र इंजीनियर हैं और मैंने फार्मा सेक्टर से ग्रेजुएशन किया। और हम जब कभी भी मिलते थे तो हमेशा चर्चा होती थी कि आज की डेट में बीमारियां घर घर बढ़ती जा रही हैं। हर घर में आपको एक डायबिटीज़ का मरीज, हर 2 घर में एक कैंसर का मरीज मिलेगा। तो हम लोग काफ़ी हमेशा चर्चा करते थे कि आखिर कैसे इससे मुक्ति पाई जाए और इसका मुख्य रीजन क्या है। तो ये हुआ कि क्यों ना जैविक खेती की शुरुआत करें, घर से करके देखते हैं। हम खुद खाते हैं, हम अच्छा खाएंगे और हो सकता है कि अगर इसमें हम सफल हुए तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्रारंभिक तौर में हमने अपने घर के खाने के लिए और अपने परिवार के लिए जैविक खेती की शुरुआत की। और धीरे धीरे जब हमको समझ में आया कि ये किया जा सकता है और इससे हम एक समाज को विष मुक्त भोजन दे सकते हैं, तो इसको हमने व्यापक रूप में करने का प्लान बनाया।
जो हवा की दिशा है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपको हवा की दिशा की जानकारी होगी तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि कीट पतंगों का जो हमला होता है तो वो किस दिशा से होगा। तो आपको कीट पतंगों का आक्रमण रोकना है, क्योंकि हम जैविक खेती में वैसे रसायनों का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं। जो भी हमको रसायन का इस्तेमाल करना, जो भी इसमें इस्तेमाल करना है कीटनाशकों का, वो अपने गौ आधारित कीटनाशक होंगे। तो जो गौ और वनस्पति आधारित कीटनाशक होंगे तो उनका असर उतना तीव्र नहीं होता है, ये मैं मानता हूं। पर उसके लिए हमको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। किसी भी चीज के बीमारी के कॉज को पहले ही अपन उसको रोक ले तो वो बेहतर होगा। तो हमने जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको बाएं और इधर आप पूरब से पश्चिम जो हवा चलती, दोनों तरफ जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन बना है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन बनाने के लिए सबसे बाहरी लेयर में हमने जो सबसे ऊंची लंबाई के जो पौधे रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बांस के पौधों को सबसे किनारे लगाया ताकि यहाँ से कीटों का भी हमला कम हो और साथ में हवा, जो तेज हवा होती है जिससे खेतों को बहुत सारा नुकसान होता है, मृदा अपर्दन होता है, वो भी कम हो। और ये पहली लेयर जिससे हवा का बिल्कुल गति जो है उस पर विराम लगेगा। इन दोस्तों के लिए जैविक खेती करना आसान नहीं रहा। तीनों ने गोमूत्र और नीम की मदद से बीजामृत, जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र और नीमास्त्र जैसे कीटनाशक एवं खाद बनाए और फसलों को बचाने में कामयाब रहे। इन्होंने केंचुए से भी खाद तैयार की है और आज यह खाद दूसरे किसानों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैविक खेती कर रहे इन दोस्तों ने अंचल के कई किसानों को जैविक खेती के गुर सिखाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खेती के मार्फत 8 लोगों को रोजगार भी दिया है। सतना से वीरेंद्र पयासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली योजना साबित हुई है। इस योजना ने युवाओं को स्वावलंबी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। योजना के शुरू होने के बाद से युवा अपने आइडिया से स्टार्टअप की शुरुआत कर न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि अपने स्टार्टअप से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। देखते हैं ग्वालियर से ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना से कई युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। युवाओं के पास आइडियाज की तो कभी कमी नहीं रही। ऐसे में केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना ने उन्हें बस वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां से वे अपने सपनों को नया आसमान दे सके। इस योजना से युवा उद्यमी अपने आइडिया से खुद तो लाभ कमा ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ग्वालियर में भी बहुत से युवा स्टार्टअप इंडिया योजना से जुड़कर तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। ग्वालियर के युवा शुभम खंडेलवाल ने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लगभग 1 साल पहले अपने स्टार्टअप की शुरुआत की थी और आज वे इस क्षेत्र में सफल उद्यमी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। DIPP नंबर मैंने पिछले साल नवंबर में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू रजिस्टर किया था। प्रोसेस भी काफ़ी आसान रही और ज़्यादा समस्या भी नहीं। अगर समस्या आई भी तो स्टार्टअप इंडिया ने मेरी काफ़ी सहायता की। मैंने उनको 3 बार खुद फ़ोन करके उनसे हेल्प ली तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा समस्या वाली चीज़ हो। DIPP नंबर ने मुझे कई जगहों पर सहायता की और ये विजन है स्टार्टअप इंडिया का, एक सेंट्रल पोर्टल, इस चीज़ का वाकई में मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से इस विजन को निभाया है, इस विजन को लोग स्टार्टअप जर्नी को तैयार किया है। ये हर किसी के लिए बहुत बेनिफिशियरी है कि हम जैसे युवा भी इस चीज़ से जुड़ सकते हैं, जिसके पास ना रिसोर्सेज थे ना कुछ थे, लेकिन आज मैं बैठा हूँ, लोगों से मिल पा रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग हो पा रही है, वो सिर्फ इस वजह से कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ स्टार्टअप से नए रोजगार मिलते हैं, वहीं लोगों को नई सुविधाएं भी मिलती हैं। अब ग्वालियर के वैभव दीक्षित और चित्रांशी खंडलाकर को ही देखिए। ये फिज रोबोटिक सॉल्यूशन के फाउंडर और CEO हैं, जिन्होंने रोबोटिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का मॉड्यूल बनाकर स्टार्टअप की शुरुआत की और आज इनका स्टार्टअप मॉड्यूल डिजाइन न केवल भारत में बल्कि विदेशों के शिक्षा केंद्रों में भी अपनाया जा रहा है। हमारी कंपनी का नाम है फिज रोबोटिक सॉल्यूशंस और हम लोग एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, और हमारा मेजर जो काम है वो स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों के लिए होता है।
इसमें हम स्कूल्स और कॉलेजेस में रोबोटिक्स लैब या स्टेम लैब सेटअप करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं रोबोटिक्स के ऊपर, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, जिसमें एक बच्चा 3rd स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के बीच में तकरीबन 255 प्रोजेक्ट्स बनाता है और उसको 700 घंटे की ट्रेनिंग मिलती है ताकि उसका स्किल और जो टेक्निकल टेम्परामेंट है वो इम्प्रूव हो सके और वो अपने करियर को उस तरीके से चूज कर सके। स्टार्टअप इंडिया से मेनली 2 लाइसेंसेस मिलते हैं। एक स्टार्टअप इंडिया का खुद का रिकॉग्निशन मिलता है और दूसरा DIPP सर्टिफिकेशन मिलता है जो MSME के स्कीम्स में काम आता है। तो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके मल्टीपल इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट किया है, इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स के साथ कनेक्शंस किए हैं और कुछ प्रोफेशनल्स और मेंटर्स भी हमें मिले हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे हम अपने स्टार्टअप को और अपस्केल कर पा रहे हैं। जो मोदी जी ने शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे जिनको आइडिया है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है और जिनको उसको आगे ले जाना है, तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। तो इससे हम लोगों को भी ये फायदा है कि जो आगे उन लोगों के लिए एक एज ए गाइडेंस रहेगा बच्चों के लिए, या फिर जो करना चाहेगा। हमारे टाइम पे शायद ऐसा नहीं था या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में नहीं था जो वो करना चाह रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या प्रोसीजर रहेगा। बट इस बार जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है हमारे लिए कि उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो रहा है और शायद हम अब अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा पाएंगे कि उन्हें कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT की ओर से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की बात करें तो वर्ष 2016 में सिर्फ 504 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, जिनकी संख्या आज 60,000 से अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां युवाओं को तो उम्मीदों का गगन मिल ही रहा है, इन युवाओं के सहारे हमारी अर्थव्यवस्था को भी नए परवाज मिल रहे हैं। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज भोपाल। चंबल अंचल के मुरैना जिले में अहिंसा और शांति के मार्ग पर लौटे पूर्व बागियों को प्रोत्साहित करने एक अनूठा उपक्रम बीते दिनों आयोजित किया गया। अंचल में 550 से अधिक बागियों ने समर्पण के पश्चात जिस शांति को महसूस किया उसका जश्न मनाने मुरैना में 3 दिवसीय बागी समर्पण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। चंबल अंचल के मुरैना जिले में अहिंसा और शांति के मार्ग पर लौटे पूर्व बागियों को प्रोत्साहित करने एक अनूठा उपक्रम बीते दिनों आयोजित किया गया। अंचल में 550 से अधिक बागियों ने समर्पण के पश्चात जिस शांति को महसूस किया उसका जश्न मनाने मुरैना में 3 दिवसीय बागी समर्पण की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान गांधीवादियों एवं सर्वोदयी कार्यकर्ताओं ने पूर्व बागियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों पर चिंतन किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शांति एवं अहिंसा की ताकत बंदूक में नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन प्रसंगों का जिक्र करते हुए अहिंसा और सत्याग्रह को हर समस्या का हल बताया। मुरैना के चौरा में बाबू जयप्रकाश नारायण जी और सुब्बा राव जी के अगुवाई में बागियों का आत्मसमर्पण हुआ था, उसकी भी 50वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में एकता परिषद का ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। 23 राज्यों के नौजवान यहाँ आए हुए हैं और निश्चित रूप से एक बागी कैसे अपने जीवन को बदल के अहिंसा की तरफ ले जा सकता है, ये प्रेरणा आज इस दिन से मिलती है। 1972 में समर्पण करने वाले पूर्व बागियों तथा उनके परिजनों को मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रशस्ति पत्र एवं शॉल श्रीफल प्रदान कर सम्मानित भी किया। वहीं कार्यक्रम में पूर्व बागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए जंगल की जिंदगी को मौत के साये में जीना बताया, जबकि जीवन की मुख्य धारा में लौटने को उन्होंने खुशी और शांति का रास्ता बताया। कार्यक्रम में गांधीवादी PV राजगोपाल, पूर्व सांसद रघु ठाकुर, सांसद डॉक्टर विकास महात्मा सहित देश भर से आए चिंतकों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। राजू भाई सुब्बा राव जी मिल गए, उन्होंने प्रेरणा दी, कब तक ये तो संघर्ष होना पड़ेगा तुम्हारे लिए, या मरना पड़ेगा, परिवार वाले परेशान है, नाते रस्ते परेशान है, तुम्हारी समस्या सब सुनी जाए, सरकार से आप हाजिर हो जाओ, तब अर्जुन सिंह के देने बड़ा जरूरी है। नहीं संदेश यही दीजिए, कोई जो है घटना न करे, उसी जमीन है उसको अपन गरीबी साथ लगी हुई है छुड़ाने के लिए कोर्ट द्वारा उसको जो है
वैसे ही ध्वस्त देके जो कि मारपीट नहीं हो, गांव में पंचायत जोड़ के डेली यही काम चलता है, किसी गरीब को साथ न्याय ना हो और न्याय उसको दिलवाने की तत्पर तैयार रहते हैं आज भी। ये जिंदगी यही है, जो तुमर में बैठे है असली स्वागत है रहे 2 वर्ष आओ गए है मिनिस्टर के है तो जी अच्छा है, अब खूब बना ही नहीं बागी नहीं सुनो हाली भरी कह तैयार हो जाएगा अब राज नहीं है, अब खूब नहीं है, बढ़िया जिंदगी जी रहे, जिंदगी बढ़िया जमीन को रट्टो जरूर है वो मिली चाक हो बस और बात बेचे के चक्कर वाले लोग रट्टी को करे हमारे में आदमी बच्चों आए बस आओ छोड़े गए हमारी बंदूक जमा कर दे फिर काजे नहीं बैठे। मुरैना जिले में सत्य अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए जो उपक्रम किया गया वो निश्चित ही तमाम ऐसे अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो जीवन के इन सिद्धांतों को उपेक्षा की नजरों से देखते हैं। साथ ही शांति के पथ पर लौटे उन तमाम राहगीरों के लिए भी ये उपक्रम उनकी जीवटता एवं इच्छा शक्ति को सलामी देने की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। तो गुड न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।